Hello my dear students, welcome back to my new video on ratio analysis. My dear, वैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, एग्ज़ाम सर पे हैं, तो इसलिए हम रुक नहीं सकते। तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ में दिक्कत थोड़ी बहुत हो, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हम लोग आज जो चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे वो हमारा रेशियो एनालिसिस 5 नंबर का चैप्टर है, थर्ड बुक का चैप्टर है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सीरीज़ के हिसाब से चल रहा हूँ, तो केवल रेशियो और कैश फ्लो ही बचा है यूट्यूब पे डालने के लिए। कैश फ्लो प्लेलिस्ट में डाला हुआ तो है, लेकिन वो क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो क्लास की रिकॉर्डिंग में बच्चों की भी आवाज़ आ रही थी और वो बोर्ड भी छोटा था, तो इतना क्लियरिटी नहीं थी। मैं थॉरोली एक बार फिर से करा दूंगा सभी को। फिलहाल रेशियो के ऊपर आते हैं। तो माय डियर, रेशियो होता क्या है? ये वो वाले रेशियोज़ नहीं है जो आपने पार्टनरशिप में एडमिशन और रिटायरमेंट में पढ़े थे। ये अलग प्रकार के रेशियोज़ हैं। अलग रेशियोज़ कैसे? माय डियर, बेसिक काम रेशियोज़ का क्या होता है? कंपैरिजन पर्पस के लिए कि हमें कंपनी में बिजनेस करना है या नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें, एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट आपने 11th क्लास में तो सीखा ही था। मैंने कहा मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी और वाई लिमिटेड कंपनी दो दे रखी हैं। मैंने कहा एक्स लिमिटेड का नेट एनपी रेशियो जो है वो है 25 और इसका है 30। तो माय डियर इन्वेस्टर्स दिमाग लगा सकते हैं कि किस जगह कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली किसका एनपी ज़्यादा है? एक्स लिमिटेड का ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा आसानी रहती है कि भाई आपके खर्चे और आपकी सेल के रेस्पेक्ट में आपकी इनकम कितनी है। इनकम बोले तो प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कितना है आपका? जितना प्रॉफिट होगा उतना ही कंपनी डिविडेंड देगी, उतना ही शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। तो शेयर होल्डर्स तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लगाते हैं। रेशियोज ज़रूरी नहीं है शेयर होल्डर से ही यूज़ करें। रेशियोज की हेल्प कोई भी ले सकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो भी कंपनी के साथ डीलिंग करते हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हों, चाहे वो डेटर्स हों, चाहे उसके एम्प्लॉयज़ ही क्यों ना हो, एम्प्लॉयज़ को भी तो रेशियो एनालाइज करना पड़ेगा। क्यों एनालाइज करना पड़ेगा माय डियर? उसकी मदद से वो लोग चेक कर सकते हैं कंपनी प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मान लीजिए मैं एक ही कंपनी की बात करूं, एक्स लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं, तो एक्स लिमिटेड कंपनी की 2021 और 2022 की फिगर्स दे रखी हैं। तो 2021 में इसका एनपी रेशियो होते तो बहुत सारे रेशियोज हैं, फिलहाल मैं एनपी इसलिए बोल रहा हूं। नेट प्रॉफिट आपने सबने पढ़ रखा है 11th क्लास में। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है भाई साहब? इस कंपनी का 25% है। कब? 2021 में, और ये 20% हो गया 2022 में। तो माय डियर, कंपनी क्या कर रही है? बढ़ रही है, घट रही है? ऑब्वियसली घट रही है। तो कौन यहां पर आना चाहेगा? कोई कर्मचारी इस कंपनी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों? कंपनी को खुद ही कम प्रॉफिट हो रहा है। जब कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो वो हमारी सैलरी कहां से देंगे? तो इस हिसाब से एम्प्लॉयज़ भी इसका फायदा उठाते हैं, शेयर होल्डर्स भी फायदा उठाते हैं। कंपनी में डील करना ही नहीं करना। यहीं पर अगर ये 30% होता या 35% होता या फिर 26% भी होता तो कुछ भी हो, लेकिन ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट तो हो रहा है। इंक्रीमेंट जरूरी है। इंक्रीमेंट हो रहा है तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? इस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करें या ना करें, या कंपनी के साथ हम लोग डील करें या ना करें। माय डियर, मैंने थोड़ा आपका समय बचाने के लिए मैंने चीज़ें पहले से कुछ लिख रखी हैं, जरा देखें क्या है ये। रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं हम, रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं। हम रेशियोज निकालना सीखेंगे ज़रूर, पर मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि रेशियो जो निकल के आगे उनसे हम एनालिसिस क्या करें। एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा कि मान लीजिए माय डियर, आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, तो बताइए करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। या आपने एसेट्स परचेज कर ली, तो बताइए करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, या लिक्विड रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। ये क्या चीजें हैं सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। आपको सिलेबस में, आपके सिलेबस में है कितने रेशियोज, ठीक है जी। तो कुल मिला के हमारे सामने पहली बात क्या है? रेशियो इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पस। मैंने बता भी दिया, कंपैरिजन पर्पस के लिए रेशियोज यूज होते हैं। द टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब उसी की बात कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें अब हमारा नए फॉर्मेट के बेसिस पे आपने बैलेंस शीट में, उम्मीद करता हूं आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो भैया प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, आप वहां वीडियो देख सकते हैं।
11th क्लास का फाइनल अकाउंट अलग है, उसकी वीडियो भी है, उसकी भी सेम प्लेलिस्ट में, आप उसे मत देखना, वो पुराना फॉर्मेट है, वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आपके लिए 12th क्लास का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली प्लेलिस्ट खोल के उसे चेक करना, ठीक है। 3 वीडियो बना रखे हैं, तीनों देख लेना आप, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। इसके अंदर नए वाली बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट्स हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्या झमेला है, इसमें टाइम खराब नहीं करूंगा, लेकिन उसमें आप देख लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर देख रखा है तो आपको सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज क्या, यही है अकाउंटिंग रेशियोज। करेंगे बात, इज टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस। जैसे कि मैंने बिल्कुल देसी तरीके से आपको बताया भी कि हम यहाँ पर रेशियो एनालिसिस पढ़ने के लिए आए हैं। यूपी बोर्ड में सिर्फ रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई में रेशियो कैलकुलेट भी करना पड़ता है, साथ साथ में उसका एनालिसिस भी है। एनालिसिस बहुत आसान होता है, इतना हार्ड नहीं होता। हम सबसे पहले फोकस करेंगे रेशियोज को समझने की, रेशियोज अल्टीमेटली हमारे हैं कितने। माय डियर, एक बात ध्यान रखना, ये एकमात्र पूरी अकाउंट्स में चैप्टर ऐसा है जिसको रटना भी पड़ता है, इसके फॉर्मूलेज रटने पड़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको चीज़ें समझाने का, चीज़ें मैं कोशिश करूंगा आपको दिमाग में रह जाएं, पर माय डियर फिर भी मैं यही कहूँगा एग्जाम में आप रट के जाना फॉर्मूला। जितनी प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला अपने आप याद होएगा। जितनी बार अगर आपके इलिस्ट्रेशंस, पहली बात कहूँगा आपको पहले इलिस्ट्रेशंस निपटाने हैं, जब वो खत्म हो जाए उसके बाद ही आप अनसॉल्व पे जाना। जितनी बार भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार आप फॉर्मूला लिखें। आप फॉर्मूला बार बार लिखोगे, अपने आप आपकी प्रैक्टिस होगी, ये रटने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरे को भी तो ऐसे याद हुए, मुझे क्या सारे रेशियो याद थोड़ी ना है, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं वो मुझे याद हैं। लेकिन जब मैं अपने टाइम पर था, जब मैंने एग्जाम्स दिए तो मैंने भी सारे याद किए थे, तो यार ये तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। एकमात्र यही चैप्टर्स में खुल के बोलता हूँ कि आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज। हमारे ये क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज है, हमारे हिस्से में 4 तरीके से रेशियोज बटे हुए हैं। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम शॉर्ट टर्म रेशियो के नाम से जानते हैं। दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको हम लॉन्ग टर्म रेशियोज के नाम से जानते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या हुआ, शॉर्ट टर्म जो छोटे समय के लिए, मतलब 12 महीने के लिए और 12 महीने के अंदर अंदर, और लॉन्ग टर्म जो 12 महीने से एक्सीड कर जाता है। इसके बाद एक्टिविटी रेशियो, जिसको हम टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट में आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। टोटल आपके रेशियोज हैं 15 रेशियो, ठीक है जी। 15 रेशियोज हैं, याद करना इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। 15 रेशियोज बड़े प्यार से याद हो जाएंगे। तो माय डियर, लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के आपके 2 नाम और हैं। लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। जब मैं कराऊंगा डिटेल में तो आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आपका सॉल्वेंसी रेशियो में आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन दोनों के ऊपर मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। माय डियर, जब भी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए x टू y, तो आप समझ जाना इसका फॉर्मूला क्या है, x अपॉन y। मतलब मैं इसी की बात करूं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो अपने आप समझ जाइएगा डेब्ट अपॉन इक्विटी। यही हाल इसमें है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तो इसमें क्या है, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। तो ध्यान रखिए किसी भी प्रकार का रेशियो कैसे भी आ जाए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ध्यान रखिएगा x टू y है तो x अपॉन y आ जाता है, इसलिए मैंने सब लिख रखा था। तो मैंने कहा अगला रेशियो क्या है हमारा, एक्टिविटी रेशियो, जो आपके 4 प्रकार से बटा हुआ है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी इसके नाम से भी जानते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसको हम जानते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसको हम जानते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल सभी को पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को अगर माइनस कर देते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपके 5 रेशियोज हैं, ठीक है जी, 2, 4 और 5, टोटल 15। इसमें क्या क्या है, जीपी रेशियो बहुत सिंपल सा है, जीपी रेशियो सेल्स के ऊपर निकलता है। जब भी कभी कुछ ना दे रखा हो तो अपने हमेशा ध्यान रखिएगा जीपी और एनपी रेशियो हमेशा सेल्स के ऊपर होता है, ठीक है जी। जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, फॉर्मूला पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। तो जीपी रेशियो क्या है और एनपी रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग चीज है और ऑपरेटिंग रेशियो अलग चीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम प्रॉफिट लेते हैं और ऑपरेटिंग रेशियो में हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट लेते हैं। अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में ही बातचीत करेंगे। इसके बाद आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो माय डियर, इस प्रकार के आपके टोटल 15 रेशियोज हैं
हम लोग स्टार्टिंग करते हैं करंट रेशो से। हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, पहले हम इन्हें निपटाएंगे, फिर इन्हें निपटाएंगे, फिर इन्हें और इन्हें। वीडियोस काफ़ी बन सकती हैं पर माय डियर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यार 5 नंबर हैं और फ्री के नंबर है 5, क्योंकि है कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। करने हैं, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर के आपके एमसीक्यू आएंगे, 3 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। तो फटाफट इसे नोट डाउन करें, किसी को नोट करना है, फिर मैं आगे चलता हूं। तो माय डियर मैंने दोनों रेशियोज को एक जगह लिख दिया, पहला हमारा करंट रेशियो और दूसरा हमारा क्विक रेशियो। दोनों की बातचीत एक साथ कर लेते हैं और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी कर लेंगे। फिलहाल स्पेस इतना नहीं था, इसलिए मैंने सॉल्यूशन इसका करंट रेशियो कर दिया, और सेम इसी क्वेश्चन में हम लोग क्विक रेशियो भी निकाल देंगे, क्विक रेशियो भी निकालेंगे इसी में, ठीक है जी। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूं, क्विक रेशियो। चलिए, तो है क्या अल्टीमेटली, जरा देखें। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सबको पता है करंट एसेट क्या होती हैं और करंट लायबिलिटी क्या होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप प्लेलिस्ट में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीडियो देखना, दूसरे नंबर की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 वीडियो हैं, पहली बैलेंस शीट बता रखी है, दूसरे में नोट्स टू अकाउंट्स बता रखे हैं, और तीसरे बता रखी है मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो सेकंड वाली एंट्री है ना, पार्ट 2, उसके अंदर मैंने बता रखा है करंट एसेट क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं। उसमें पूरा बाइफर्केशन है। फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि माय डियर करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल कर दी जाए, उनका पेमेंट हो जाए, या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कर दी जाए। अभी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है माय डियर डिटेल में बता रखा है, देख लेना वहां पे, ठीक है ना। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर भी अगर पेमेंट हो रही है तो करंट लायबिलिटी है। सेम वही चीज हमारी किस में आती है, करंट एसेट्स में। जो एसेट्स 12 महीने के अंदर अंदर सेल आउट हो जाएं उन्हें करंट एसेट बोलते हैं, और जो एसेट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सेल आउट हो जाएं उन्हें भी करंट एसेट्स बोला जाता है। इसके अलावा जितनी भी एसेट्स होंगी वो नॉन करंट एसेट्स हैं। समझ में आती है बात। तो कुल मिला के करंट रेशियो का फॉर्मूला बना इस तरीके से है कि माय डियर अगर अचानक कैश की जरूरत पड़ जाए तो कौन सी एसेट्स ऐसी हैं जो एकदम कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। समझ में आती है बात। तो हमारे सामने वही बात कही गई कि आइडल रेशियो इसका क्या है। पहली बात एमसीक्यू में आ जाता है, आइडल रेशियो करंट रेशियो का 2:1 है, और लिक्विड रेशियो इसका एक और नाम होता है भैया लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला उसी हिसाब से बदल जाता है, क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बदलता, बस नाम बदलता है। लिक्विड रेशियो बोल दो या लिक्विड क्विक रेशियो बोल दो, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो बोल दो। एसिड टेस्ट रेशियो भी इसका नाम होता है, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर लिक्विड रेशियो है तो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, अगर एसिड टेस्ट रेशियो तो एसिड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसी हिसाब से। तो हालांकि एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला नाम से तो आता नहीं है, बस ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो पूछ लेते हैं। कभी लिक्विड के नाम से आ जाएगा, कभी क्विक के नाम से आ जाएगा। जो यहाँ लिख रहे हो वही यहाँ चेंज करोगे, वही क्वेश्चन करने में कोई बदलाव नहीं है। तो अब जरा देखें करंट एसेट क्या है। Current asset means those assets which can be converted into cash within 1 year or within normal operating cycle। क्या है मैंने जब बताया कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 12th क्लास की है उसमें वीडियो है पार्ट 2, उसके अंदर आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद स्पेशली एक्सक्लूड्स लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स। माय डियर ध्यान रखिएगा करंट एसेट्स में स्टॉक भी आता है। स्टॉक जो होता है आपका वो करंट एसेट का पार्ट है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि स्टॉक के अंदर भी लूज टूल्स और आपके स्पेयर और पार्ट्स इनको हटा दिया गया है सीबीएसई के अमेंडमेंट के हिसाब से। तो हम इससे अलग नहीं जाएंगे, उसने हटाया है तो इसको भी हम मूव ऑन करा देंगे, ठीक है जी। तो लूज टूल्स स्टोर्स स्पेयर्स ये सारे के सारे किसका पार्ट नहीं है, करंट एसेट का पार्ट यहां नहीं है। वैसे होते हैं करंट एसेट्स, लेकिन यहां पर कैलकुलेट करने के लिए नहीं है। और वही बात कही करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटीज आर पेड विद इन 1 ईयर और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है जी। तो अब इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि अगर मैं इसके फॉर्मूले को प्रेजेंट करूं, 2 मिनट रुको, पहले इसके बारे में और बातचीत कर लेते हैं कि क्विक रेशियो क्या होता है। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका आइडल रेशियो क्या है 1:1। आइडल रेशियो क्या होता है माय डियर, आइडल रेशियो होता है कि बिजनेस की लिक्विडिटी को चेक करते टाइम ये देखा जाता है कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं। आपको पता है लायबिलिटीज क्या होती हैं, लायबिलिटीज का मतलब होता है हमें किसी का पेमेंट करना है, और एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स वो होती हैं जो हमारी खुद की संपत्तियां हैं। तो ये माना गया है कि अचानक अगर लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ जाए तो क्या करंट एसेट्स इतनी हैं
जो करंट लायबिलिटी की एकदम पेमेंट कर दें, अगर दुगनी है, मतलब अगर 2:1 है, इसका मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी की दुगनी है। अगर लायबिलिटी 1 लाख रुपए की है करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट 2 लाख रुपए की है। अगर मान लो अचानक लायबिलिटीज की, मतलब करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, अगर अचानक करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ गई तो आप तैयार रहेंगे पेमेंट करने के लिए, क्योंकि आपके पास डबल अमाउंट है। और लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड रेशियो इससे भी प्योर अमाउंट होती है, मतलब जो एकदम कैश में कन्वर्ट कर दी जाए, मतलब बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर दे, इंतजार नहीं करते, वो एकदम कैश में कन्वर्ट हो जाए, थोड़ा बहुत प्रेशर डाला और कैश बन गया। बात समझ में आती है? उसको बोलते हैं हम क्या? लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया। लिक्विड एसेट क्या होते हैं? माय डियर, जो करंट एसेट होती हैं वही लिक्विड एसेट होती हैं, बस उसमें दो चीज हटा दी जाती हैं स्पेशली। कौन कौन सी? एक तो स्टॉक माइनस कर दो करंट एसेट में से, और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि माय डियर स्टॉक कभी भी आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब आप कहोगे यार सर क्यों नहीं हो सकता स्टॉक कन्वर्ट? माय डियर एक बात सोच के देखो, अगर मैं फर्नीचर का व्यापारी हूं, मैं फर्नीचर बनाकर बेचता हूं, मतलब मेरे यहां से चेयर बन के जाती हैं, तो मैं क्या खरीदता हूँ? मैं लकड़ी खरीद के लाता हूँ। मैं लकड़ी खरीद के लेकर आया रॉ मटेरियल के तौर पर, फिर मैंने मशीनों पर डाला, मेरे कारीगरों ने उसको एक चेयर में तब्दील किया, उसके बाद मैंने उसे सेल कर दिया। तो माय डियर मेरी दुकान पे खरीदार कौन आएंगे? लकड़ी के खरीदार आएंगे या चेयर के खरीदार आएंगे? मेरे पास चेयर खरीदने वाले ज्यादा आएंगे। आप दिमाग से सोचो ना, आपको कुछ भी अगर दुकान पे चाहिए होता है, कोई भी कॉस्मेटिक का सामान चाहिए तो आप कॉस्मेटिक की शॉप पे जाते हो। आपको अगर भूख लग रही है तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप कॉस्मेटिक की दुकान पे जाके भाई एक बर्गर दे दिए, ऐसा तो है नहीं। आप जब भी कहीं जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है आप उसी शॉप पे जाओगे। इसी तरीके से अगर कस्टमर को फर्नीचर चाहिए तो वो मेरी शॉप पे आएगा। ये थोड़ी ना कि मेरे पास लकड़ी लेने आ जाएगा, मेरे पास आया भाई साहब चेयर दे दो, मगर लो जी लो लकड़ी लेकर आया था आप बनवा लेना, ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे पास जो ग्राहक आएंगे वो ग्राहक सिर्फ फर्नीचर के होते हैं, लेकिन जो टिम्बर मर्चेंट है उसके यहां कोई फर्नीचर लेने नहीं जाएगा, वहां सारे सारे लकड़ी लेने जाएंगे। तो उसी हिसाब से अगर मैं लकड़ी बेचने लग जाऊं तो साल में 1-2 ग्राहक मिलेंगे जो लकड़ी लेने के लिए आएंगे, भूले भटके। जब उनसे 2-4 एक कान में निकालूंगा बात की भाई साहब मैं लकड़ी भी बेचता हूं, तब धीरे धीरे जाके मेरा मार्केट बनेगा। या फिर मैं अगर एक पर्टिकुलर लकड़ी मेरे पास एक्स्ट्रा बच गई उसे बेचना चाहता हूं तो भाई साहब वो रेट नहीं मिलेगा मुझे जो वो टिम्बर मर्चेंट मुझे दे रहा है। बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि मैं उसका व्यापारी नहीं हूं। तो इसलिए स्टॉक कभी भी आसानी से नहीं बिकता, लेकिन आपका फिनिश गुड्स एकदम बिक जाते हैं। ठीक है जी। तो स्टॉक क्या? रॉ मटेरियल स्टॉक की बात चल रही है। तो मैंने क्या कहा? स्टॉक आपने हटाना। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस तो भाई साहब एडवांस पेमेंट आप किसी को करके आए हो, मैंने किराया किसी को एडवांस दे दिया, मेरे को मान लो जनवरी चल रहा है तो जनवरी के महीने का मुझे रेंट देना था, मैंने जनवरी के महीने के साथ साथ फरवरी का भी रेंट दे दिया, तो जनवरी में मैं इसको प्रीपेड दिखाता हूं। तो माय डियर जो खर्चा मैं एडवांस में कर चुका हूं वो क्या मेरे पास वापस आएगा? वापस तो आएगा नहीं, वो तो कर ही चुका हूं। और हम बात पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जो एकदम कैश में कन्वर्ट हो जाए। उससे कहना लो भाई एक काम कर, जो तुझे मैंने अगले महीने का रेंट दिया है ना मुझे वापस कर दे, मुझे पैसों की जरूरत है। दे देगा मुझे? वो बिल्कुल नहीं देगा। जो एडवांस उसके पास चला गया वो थोड़ी ना देगा। तो बात इसलिए है कि आपको स्पेशली इसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटाना है, बाकी बिल्कुल सेम है। आइडल रेशियो 1:1 होना चाहिए, अगर इससे नीचे है तो मतलब कंपनी खतरे में है। ठीक है जी। तो अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो माय डियर इस केस में हमारे पास दे क्या क्या रखा है? सन्ड्री डेटर्स क्या करंट एसेट होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपकी करंट एसेट होती है, लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म वाली होती है। मशीन क्या करंट एसेट है? मशीन इज नॉट योर करंट एसेट। ठीक है जी। तो उसके बाद बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स आर नॉट योर करंट लायबिलिटीज, ये नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ये भी आपका किसमें आता है? ये करंट एसेट्स का पार्ट है। एक्सपेंसेस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ठीक है जी। तो सिंपल चीजें आपको मिल गई। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चूंकि मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही निकालनी है तो मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता हूं। तो मैं वर्किंग नोट मेंशन कर रहा हूं कि करंट एसेट मैंने कैलकुलेट किया, एग्जाम में भैया पूरा फॉर्मूला लिखना, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यहां लिख रखा है, इस वजह से मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। तो करंट एसेट कैसे निकला? कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट, वर्किंग नोट 1 डाल दिया, सन्ड्री डेटर्स मैंने डाल दिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस डाल दिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाल दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डाल दिया, इन्वेंट्रीज मशीन हो गया, ये नहीं है, ये इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक,
कोई कंफ्यूज मत हो जाना, स्टॉक होता है इन्वेंट्री, ठीक है जी। तो ये सब मैंने फिगर यहाँ से उठा के डाली, टोटल मेरा आया 6 लाख रुपए, 6 लाख मैंने यहाँ लिख डाला। अब करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी में ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, बिल्स पेबल। लो जी, बिल्स पेबल मेरी करंट लायबिलिटी, दूसरा सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरी करंट लायबिलिटी है, उसके बाद ये मेरी करंट लायबिलिटी है। मैंने सबको प्लस किया, मेरा आया 3 लाख रुपए। कितना आया मेरा आंसर, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लैक्स। तो आपको भी पता है 0 से 0 खत्म, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2/1 बोले तो 2:1 इनका क्या आ गया, करंट रेशो आ गया। ठीक है जी, फटाफट से नोट डाउन करें, मैं क्विक रेशो कराता हूँ। इसे क्या वेट करवाऊँ, आप लोग इसे पॉज करके जरा नोट कर लेना, मैं इसको फटाफट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे रब करता हूँ, और रब भी क्यों करूँ, मैं इसे करता हूँ रब, इसे रब करता हूँ। माय डियर, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो भाई साहब ये भी वही वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 से निकाल देते हैं। तो माय डियर, क्विक एसेट में 2 चीज़ नहीं लेने, बाकी सब कुछ लेना है। क्या क्या नहीं लेना, एक तो ये नहीं लेना प्रीपेड एक्सपेंस, और एक स्टॉक नहीं लेना। कहाँ गया, ये रहा स्टॉक। तो मैं इसमें से फॉर्मूले में से ये चीज़ हटा देता हूँ, एक तो मैंने ये हटाया और एक मैंने ये हटा दिया। तो मतलब मैंने सन्ड्री डेटर्स ले लिए, कैश इन कैश इक्विवेलेंट लिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ले ली। तो मतलब मैंने ये 20,000 हटा दिए इसमें से, और मैंने ये आखिरी वाले हटा दिए। तो कितने आ गए, 5 लाख रुपए। और करंट लायबिलिटी जैसी थी वैसी ही रहेंगी, ठीक है जी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो हमारा क्विक एसेट आया 5 लाख, डिवाइड किया मैंने 3 से, ठीक है जी, 0 से 0 खत्म, 5 डिवाइड बाय 3, इसका आंसर आएगा 1.67 समथिंग इज टू 1। ये इसका रेशो बेटा, ठीक है जी, क्विक रेशो ऑब्वियसली अच्छा है, क्योंकि 1:1 तो इसका आइडल रेशियो से ज़्यादा ही है, तो अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो माय डियर, आज इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्विक रेशो और करंट रेशो के बड़ा क्वेश्चन करेंगे। एक मतलब ऐसा है, मैंने थोड़ा सा इस तरीके से सोचा कि सारा तो कवर करना पॉसिबल नहीं है। हर एक रेशो का एक आसान क्वेश्चन कराऊंगा और एक हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, तो बीच के तो आप वैसे भी कर लोगे, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और ऐसे ही पढ़ते रही भैया। देखिए मेरी तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो भैया थोड़ा सा वही कहूँगा कि आप लोग भी पढ़ते रहें, एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे ही है, ठीक है जी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को बताएं, ठीक है जी। आप कमेंट नहीं कर तो कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनका मन कर रहा है देखने का भी। तो अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे भी फील होगा यार क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का भी, थोड़ा सा आप समझा करें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।